आप सभी का स्वागत है। न्यूजीलैंड से डिपोर्टेशन के केसेस के बारे में आपने सुना होगा। आजकल ये चर्चा में भी है। काफी सारे लोग न्यूजीलैंड से डिपोर्ट हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, ऐसा कमेंट्स में क्वेश्चंस काफी सारे दर्शक पूछ भी रहे हैं। काफी सारे व्यूवर्स के कंसर्न्स आ रहे हैं। तो स्टारफिशर के चैनल पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर वर्क वीजा किसी को मिल रहा है, उसके बावजूद भी उनका डिपोर्टेशन कैसे हो रहा है और क्या एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिपोर्टेशन से कैसे बचा जा सकता है। सिमिलरली एक और इन्फॉर्मेशन अपलोड हुई स्टारफिश के चैनल पे, जिसपे टूरिस्ट वीजा का अपडेट होएगा, जो आके जाकर आप स्टारफिश के चैनल पे उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। न्यूजीलैंड के ये इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। न्यूजीलैंड में एक्चुअल में डिपोर्टेशन थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैनिक की सिचुएशन है। डिपोर्टेशन रेट क्यों एकदम से ज्यादा हुआ है? क्योंकि इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ये प्रोफाइल बेस्ड भी रीजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को थोड़ा सा ट्रैवलर के ऊपर डाउट हुआ हो। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके वो आंसर नहीं दे पा रहे हो, या फिर हो सकता है जिस परमिट को लेकर आए हो उसी पे ही डाउट हो। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन नहीं है कि अगर आपका परमिट आया हुआ है या आपका वीजा आया हुआ है तो आप डर रहे हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं। डेफिनेटली जाइए, बस इन चीजों का ध्यान रखिए जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले रीजन क्या है उनके बारे में जानते हैं, फिर साथ साथ सॉल्यूशन की भी डिस्कशन करते हैं। जो सबसे कॉमन रीजन जो समझ में आ रहा है, जो जिसकी वजह से डिपोर्टेशन रेट हाई है, वो है कि इमिग्रेशन ऑफिसर कंसर्न में आके क्वेश्चन पुट ऑन करता है ट्रैवलर से। जैसे एग्जाम्पल कि उदाहरण के तौर पे किसी अमित कुमार का एग्जांपल ले लेते हैं। अमित कुमार को वर्क परमिट मिलता है, वर्क वीजा मिलता है न्यूजीलैंड का, वो ट्रैवल करता है और ऑकलैंड या वेलिंगटन जहां पर भी उनकी फ्लाइट है वहां पे वो लैंड करता है। इमिग्रेशन ऑफिसर उससे नॉर्मल क्वेश्चनिंग करता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका पेरोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या है, और ये ऐसे बेसिक से क्वेश्चन जो परमिट में या कॉन्ट्रैक्ट में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन होते हैं, उनको आंसर नहीं कर पाता है। तो कितनी नेचुरल सी बात है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को डाउट होगा और वो एंट्री डिनाई करेगा। देखिए, सिंपल सी बात यही है कि जब आप एक टेस्ट क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 10th क्लास में गया है या 11th में गया है, तो 10th क्लास के आंसर्स देकर ही तो 11th में गया होगा। अगर उससे 10th क्लास के बिल्कुल सिंपल, यानी कि टफ, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएं इमीडिएटली, टेस्ट देने के बाद इमीडिएटली पूछे जाएं और वो आंसर ना दे पाए, तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे इन्होंने शायद टेस्ट में चीटिंग करी है। राइट, ऐसा ही इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि भाई जब आपके पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपके पास पूरा एक लॉयर या अटॉर्नी द्वारा मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपने परमिट और वीजा लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दी लिखी हुई डिटेल्स आपको कैसे नहीं पता? आपको कैसे नहीं पता कि कौन सी कंपनी आपको एम्प्लॉय कर रही है? आपको कैसे नहीं पता कि आपका पेरोल क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, ओटी की क्या सिचुएशन, ओटी मतलब ओवर टाइम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर क्या है आपका कहना? ये बेसिक सी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो उनको तो लगेगा ही ना कि शायद ये आपने सेटअप लगाकर किसी तरीके से वीजा ले लिया है, और अब आप यहाँ पर आके जो इंटेंशन आपने दिखाई थी वो यहाँ पर आके कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जिसकी वजह से आई एम सॉरी, मैं आपको एंट्री अलाउ नहीं कर सकता। वो ये रीजन देके आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो एक्चुअल में हो भी रहे हैं डिपोर्ट। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा ही तो है, प्रॉब्लम में ही तो सॉल्यूशन छुपा हुआ है। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आपका परमिट अप्रूव हुआ है, वीजा अप्रूव हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई डिटेल्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार लोग एक्साइटेड होकर ये सोचते हैं कि ठीक है, जॉब तो मिल गई, कोई बात नहीं, जाने देते, वहीं पे जाके देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जॉब मिली है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। पता नहीं कितने तो एनेक्शर्स होंगे उसमें, क्या पता किसी एनेक्शर में ऐसी कोई चीज लिखी हो जो आपके लिए ठीक ना हो, तो आपको पता होनी चाहिए। पेरोल का क्या सिचुएशन है, एकोमोडेशन टैक्सेस का क्या सीन है, मील्स वगैरह का क्या प्रोविजन है, उसके अलावा ओटी अलाउड है नहीं अलाउड है, आपकी प्रोफाइल वहां पर क्या है, कंपनी कहां पर एस्टैब्लिश्ड है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो जो लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये आपको जैसे ये प्रॉब्लम है उसका ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल सा। ये तो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा सबसे कॉमन रीजन देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि जो लोग जा रहे हैं उनकी खुद की प्रोफाइल और जो मिल रही है परमिट पे मेंशन प्रोफाइल मैच नहीं करती है। जैसे मान लेते हैं कि वहां पर जाके उनको किसी मेडिकल रिसर्च के ऊपर वीजा मिला है, या फिर किसी एज अ नर्स वाला वीजा मिला हुआ है, जो आजकल काफी चर्चा में भी है, काफी लोगों को मिल भी रहा है। तो या मेडिकल ट्रेड में किसी को कोई वीजा मिला हुआ है, बट उनकी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इंजीनियर है, या फिर वो कोई शेफ है, किसी रेस्टोरेंट में काम किया उन्होंने, या कोई सेल्स ऑफिसर है। तो ऐसे केस में उनकी खुद की बैकग्राउंड और उनको मिलने वाली जॉब, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो पाती।
ये इमिग्रेशन ऑफिसर को कैसे पता चलता है? ये तब पता चलता है जब वो आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करता है। और जो आपने डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी को दिए हुए थे वो उनको भी एक्सेस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हो भी जाता है जब इन केस उनका डाउट बहुत चरम सीमा पे पहुंचता है, तो वो ये चीजें चेक कर सकते हैं। तो ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? प्रोफाइल मिसमैच में वीजा मिल जाते हैं? देखिए, ये अंधेरे का तीर होता है, ऐसा होता नहीं है, बट हो सकता है कि कभी किसी को बाई चांस मिल गया हो। यूजुअली प्रोफाइल चेक की जाती है। हाँ, अगर कोई ब्लू कॉलर कैटेगरी या बिल्कुल मिनिमम वेज वाली जॉब है तो उसमें तो शायद ये चीजें नहीं देखी जाती, उसमें तो फिर भी मिल जाता है। लेकिन कहीं पर भी आपका मिनिमम वेज से ऊपर वेज है तो वहां पर तो आपकी बैकग्राउंड चेक हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में जो भी आपकी प्रोफाइल है, अब देखिए सच तो आपको बोलना ही पड़ेगा, बट साथ साथ आपको ये चीज इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलनी पड़ेगी कि मैंने अपना डिपार्टमेंट या अपनी फील्ड चेंज करी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आई एम कमिंग ऑन अ मिनिमम पेरोल जॉब जिसमें मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स था जो मेरे पुराने एक्सपीरियंस से इजीली मैच हो पा रहा था। मेरे को कोई इसमें मेडिकल डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री की जरूरत नहीं है। ये एक सेल्स की जॉब है जो मैं आराम से कर सकता हूं, मैंने वहां पर भी सेल्स का काम किया हुआ है। इस तरीके से आपको कन्विंस करना पड़ सकता है। तो इसका थोड़ा सा होमवर्क आप करके जाएं, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। तो प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन भी यही है कि आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करके जाना होगा और उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी। बी वेरी रीजनेबल, वहां पर डेस्परेशन ना शो करें और लाउड बिल्कुल भी ना होए। आप गुस्सा नहीं कर सकते। यू कैन रीजन विद देम बट यू कैन नॉट आर्ग्यू विद देम। थोड़ा सा इसमें आप फर्क समझिएगा। थर्ड पॉइंट है जो सबसे कॉमन है जिसकी वजह से वर्क वीजा पे डिपोर्टेशन हो रहे हैं, वो है कि इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आप बहुत ही इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रेवल करते हैं। देखिए, जहां पर भी आपको वीजा मिलता है, परमिट मिलता है, वहां पे काफी सारी कंपनीज आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज नहीं भी करती हैं। जो कंपनीज नहीं करती हैं एकोमोडेशन प्रोवाइड, उस केस में एम्बेसी आपसे एकोमोडेशन अरेंजमेंट के प्रूफ मांगती है जब आप वीजा लगाने जाते हो। यानी परमिट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपके एकोमोडेशन के प्रूफ भी असेंबल होने चाहिए, इन केस आपके कॉन्ट्रैक्ट में पुरानी कंपनी या नई कंपनी आपको ऑलरेडी एकोमोडेशन की सर्विसेज नहीं दे पा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये अटॉर्नी के एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं। तो ऐसे केस में क्या करें? कुछ नहीं करना। अगर देखिए कंपनी ने एकोमोडेशन दे रखी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपने जो भी परमिट बनाते हुए या वीजा बनाते हुए एम्बेसी के आगे अपने प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन को असेंबल करा था, वही प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन की एक कॉपी आप साथ लेकर जाएं। हो सकता है आपने बाहर कोई क्वार्टर बुक किया हो सकता है कि आपने कोई अपार्टमेंट अपने लिए रिजर्व करा हो, कोई शेयरिंग पे कहीं पे पीजी आपने कंफर्मेशन ली हो, जो भी है, जो भी डॉक्यूमेंट था आपके पास, वो डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आप इमिग्रेशन वाली फाइल में भी लगाएं। और वहां पर जो भी आपके लैंडलॉर्ड हैं या जो भी ऑर्गेनाइजर हैं या जो भी एजेंट है जिन्होंने ये सारा करवाया है, जो न्यूजीलैंड में बेस्ड है, उनके लोकल नेम एंड नंबर भी अपने साथ हैंडी रखें। इन केस ऑफ एनी सच मिसहैप, एनी सच प्रॉब्लम, आप इजीली इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल सकते हैं कि भाई दिस इज माय ऑर्गेनाइजर हियर इन ऑकलैंड या हियर इन न्यूजीलैंड, यू कैन प्लीज गेट इन टच विद हिम एंड ही विल एक्सप्लेन यू ऑल द डिटेल्स। बस दैट्स इट। आप बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से उनको ये चीज बताएं। पहले तो खुद ये बताएं, अगर फिर भी इमिग्रेशन ऑफिसर के समझ में नहीं आता है या फिर आप लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये सबसे हैंडी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो भी आपके ऑर्गेनाइजर है वहां पे आप उनकी डिटेल्स दें, जो भी आपके वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है न्यूजीलैंड के अंदर उनकी डिटेल दें, उनका नाम और नंबर रखें और जाने से पहले उनको बोलें कि भैया इनकेस इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपकी डिटेल्स वहां पर देने वाला हूं, तो प्लीज अपना फोन ऑन रखिएगा, मेरी फ्लाइट इतने बजे अराइव करेगी। इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, हम भी कभी जाते हैं ना, हम भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं, राइट? बल्कि हम तो टूरिस्ट पे जाते हैं, वर्क पे तो जाते भी नहीं है। तो आप तो वर्क पे जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत आपकी हेल्प करेगा, राइट? इसको हमेशा ध्यान रखें। मेन तो यही है। बाकी चौथा पांचवा रीजन आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई कोई वैसे ही बहुत ही शकी लैंग्वेज यूज करता है या बहुत शकी तरीके से ड्रेसअप होके जाता है या उसका अप टू द मार्क बिहेवियर नहीं होता, तो कई बार ऐसी चीजों की वजह से भी उसको शक के दायरे में रखा जाता है और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसको नहीं आंसर आता तो वापस भेज देते हैं। तो ऐसी कोई भी ड्रेसिंग सेंस ना फॉलो करें जो वहां पर जाकर आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। काफी सारी ऐसी ड्रेसिंग सेंस है, जैसे पासपोर्ट पे अगर आप क्लीन शेवन है, वीजा पे आपकी जो फोटो है उस पर क्लीन शेवन है, आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है बियर्ड या दाढ़ी अपनी रख ली, फिर उस केस में आपकी जो वीजा पे फोटो है या पासपोर्ट जो फोटो है जो एक्चुअल जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा मिसमैच ना करे। थोड़ा बहुत तो चलता है, बहुत ज्यादा मिसमैच ना करे, इस चीज का ध्यान रखना है। हैट वगैरह या कैप वगैरह मत पहन के जाएं। ये तो आपने कई लोगों से सुना भी होगा कि अगर आप ऐसी हैट या कैप पहन के जाते हैं तो ऊपर कैमरे जितने भी लगे हुए होते हैं वो आपको सुपरवाइज नहीं कर पाते हैं। फिर वही जो पर्सन जो कैमरा चेक करता है वो फिर नीचे ऑफिसर को अपने सैटेलाइट फोन से कहता है प्लीज वो जो इस ड्रेस पे इस लाइन में बंदा खड़ा है प्लीज जाके उनसे पूछो, मैं उनको चेक नहीं कर पा रहा हूँ।
तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कोई फेक डॉक्यूमेंट वाले लोग आप ही की फ्लाइट पे आपकी सीट पे बैठे हो, आपकी उनसे बातचीत शुरू हो जाती है एयरपोर्ट पे, आप उनसे बड़े हंस खिल रहे हो, बात कर रहे हो, लाइन में एक साथ खड़े हो तो जोक कर रहे हो, फिर पता चलता है कि उसके तो फेक डॉक्यूमेंट थे, फटाफट आती है उसको जो एयरपोर्ट पुलिस है पकड़ के ले जाती है। अब आप भी शक के दायरे में आओगे, कहीं ऐसा तो नहीं है आप उसके साथ ही हो। तो स्ट्रेंजर्स के साथ एटलीस्ट जब तक इमिग्रेशन अप्रूव नहीं होता तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर आपको नहीं पता उस स्ट्रेंजर के बारे में तो हेलो हाय करके थोड़ा सा अपना डिस्टेंस रखिए जब तक आपका इमिग्रेशन पूरा नहीं हो जाता। तो वर्क वीज़ा में तो सबसे कॉमन रीज़न यही है जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप वर्क परमिट या वीज़ा लेकर न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके पॉइंट्स को फॉलो करके जाएं। आई एम वेरी मच श्योर इमिग्रेशन आपका अप्रूव होगा। उसके अलावा भी इमिग्रेशन के ऊपर ढेरों वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।